दोस्तों, कोरोना अब दिन पर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और इसका नया अवतार भी अब दुनिया के ज्यादातर देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। जानकारी के अनुसार अब कोरोना का नया अवतार बच्चों पर हमला बोल रहा है और ये बच्चों को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में वैक्सीन को लेकर हर रोज एक नई जानकारी सामने आती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कोरोना के लिए क्या कुछ तैयारी सरकार कर रही है। आखिर बच्चों के ऊपर मंडरा रहे इस खतरे से दुनिया कैसे डील करेगी? क्या अब तीसरी लहर का आना तय है? दुनिया क्यों बार बार बूस्टर डोज को लेकर बैट कर रही है? आखिर क्यों वैज्ञानिक बूस्टर ओमिक्रॉन से लड़ने का हथियार बोल रही है? क्या वाकई ये ओमिक्रॉन को मात देगा? अब सोचने वाली बात ये है कि हाल फिलहाल में हुई ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग का क्या नतीजा आया है। दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में दूंगी। IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग क्या फायदा? पटना में अगले साल से शुरू होगी ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग। ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग में देरी क्यों? बिहार में बढ़ी विदेशी यात्रियों की आने की संख्या। बिहार पर मंडराया कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तलाश में की जाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग इसी महीने शुरू नहीं हो पाएगी। अब अगले साल जनवरी में ही इसकी शुरुआत की उम्मीद है। सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को बजट नहीं मिला है। सरकार की तरफ से पैसा मिलने के 20 दिन बाद ही सीक्वेंसिंग का काम चालू हो जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बजट मिलने के बाद पहले सामान मंगाया जाएगा, फिर सीक्वेंसिंग का काम होगा। IGIMS प्रशासन की ओर से 4 दिन पहले बिहार सरकार से 30 लाख रुपए बजट मांगा गया था। अभी तक आश्वासन के आधार पर बजट का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बजट मिलने के बाद भी केमिकल व अन्य सामान की व्यवस्था में कम से कम 20 दिनों का समय लगेगा। इसके बाद ही सीक्वेंसिंग हो पाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर बाहर भेजा जाता है। पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग होने से काफी राहत होगी। यहाँ रिपोर्ट मिलने में देरी नहीं होगी। ऐसे में कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन का पता लगाना काफी आसान होगा और कार्रवाई भी समय से हो जाएगी। आपको बता दें कि IGIMS द्वारा 2 साइकिल में जांच के लिए बजट मांगा गया है। जानकारी के अनुसार एक साइकिल में 15 लाख तक का खर्च आता है। इसमें 96 सैंपल की जांच होती है। इस तरह कुल 30 लाख का बजट मांगा गया है। बिहार में विदेश यात्रा से आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में अब तक विदेश यात्रा से आए 7 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदेश यात्रा से आने वाले अगर पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे लोगों में वायरस के स्ट्रेन को जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बढ़ती मांग और रिपोर्ट में देरी को लेकर ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोवायरोलॉजी विभाग में नेक्स्ट जनरेशन मशीन लगाई गई है। इस मशीन पर ट्रायल हो गया है और अब फाइनल सीक्वेंसिंग भी करके देख लिया गया है। लेकिन IGIMS के पास बजट नहीं है जिससे विदेश से आने वालों के सैंपल में कोरोना के स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। स्विट्जरलैंड में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन अप्रूवल। वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री। कनाडा में जल्द कोरोना के मामले जाएंगे 10,000 के पार। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी फॉर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ने शुक्रवार को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल दिया है। स्विस मेडिक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि हमने फाइजर बायोएनटेक की एप्लीकेशन के साथ जमा कराए गए डेटा का बहुत ध्यान से अध्ययन किया है। बयान के मुताबिक ये अध्ययन 1500 से ज्यादा बच्चों पर किया गया और इसमें सामने आया कि ये 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। एजेंसी ने यह भी बताया कि इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द होने के साथ थकान, सिर दर्द, बुखार और हाथ और पैरों में दर्द जैसे साइड इफेक्ट देखे गए। इसके अलावा कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो जनवरी से पहले कोरोना के रोजाना केस 10,000 तक जा सकते हैं। कनाडा में अभी डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा प्रभावी स्ट्रेन है, लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। साथ ही अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी कि संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था और वो जिम्बाब्वे से आ रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी की थी।
दोस्तों, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थानों में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों में बाजार, स्कूल, थिएटर, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, दुकानें, मंदिर और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। मदुरई कलेक्टर डॉक्टर एस अनीश शेखर ने शुक्रवार को दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939 के तहत कोरोना को संक्रामक रोग घोषित किया गया है। ओमिक्रॉन के हल्के सिम्टम्स के खिलाफ बूस्टर डोज होगी 75% तक प्रभावी। टेन सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया बूस्टर शॉट की मांग का हवाला। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग में नहीं निकला कोई नतीजा। क्यों है बूस्टर डोज आपके लिए जरूरी? अब बूस्टर डोज की इतनी चर्चा क्यों? दोस्तों, ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को खत्म करने में कोरोना का बूस्टर डोज 70 से 75% तक प्रभावी है। एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन को लेकर शुरुआती अध्ययन में इस बात की जानकारी सामने आई है, जिसके डेटा ये बताते हैं कि नए वेरिएंट से पीड़ित हल्के मरीजों में वैक्सीन का बूस्टर डोज 75% तक काम करता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक के बूस्टर डोज को लेकर ओमिक्रॉन प्रभावित 581 लोगों पर हाल ही में ये रिसर्च किया है, जिसके बाद से वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के मरीजों पर बूस्टर डोज का असर काफी कम रहा। डेल्टा वेरिएंट में वैक्सीन का असर 90% तक पाया गया। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग बूस्टर डोज लेने के पात्र हैं उन्हें टीका लेना चाहिए। डेटा में ये बात सामने आई है कि कुछ हद तक बूस्टर डोज से नए वेरिएंट का खतरा काफी कम हो जाता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि कोरोना के बूस्टर डोज को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात एसईसी ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का रिव्यू करते हुए कही थी। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट से अतिरिक्त डेटा मांगा है, जिसके बाद पैनल दूसरी बैठक करेगा। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद एसआईआई ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। एसआईआई ने बताया था कि उनके पास वैक्सीन का भरपूर स्टॉक है और बूस्टर शॉट की डिमांड अब बढ़ रही है। एसआईआई में गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने एसईसी को एप्लीकेशन सौंपते वक्त कहा था कि ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका के बूस्टर डोज को अप्रूवल दे दिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आगे अर्जी दाखिल करते वक्त उन्होंने कहा था कि भारत और दूसरे देशों के जिन लोगों को कोविशील्ड की 2 डोज लग गई हैं, वे उनकी कंपनी से बूस्टर डोज तैयार करने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में देश के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने देश में कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर वर्चुअल मीटिंग की थी, लेकिन इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला। भारत के SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने बताते हैं कि उन्होंने अभी तक बूस्टर डोज को अप्रूवल नहीं दिया है। दोस्तों, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोवायरोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों को सेकेंड डोज के लिए 6 से 9 महीने हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज देना चाहिए, क्योंकि 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी फॉल पर होती है। यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, उसका भी 1 साल में डोज दिया जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अभी बूस्टर डोज की इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। आपके इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन अब बच्चों को शिकार क्यों बना रहा है। क्या आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा बच्चों को टारगेट करेगा? दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब ऐसे लोग भी संक्रमित हो गए हैं जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। कुछ स्टडीज में सामने आया है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर समय के साथ वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, अभी इसकी कोई स्टडी नहीं है। मुंबई में 3.5 साल की बच्ची हुई संक्रमित, इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने दी क्या जानकारी। लेकिन दोस्तों, अब ये कोरोना का नया अवतार बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। हाल ही में मुंबई में 3.5 साल की बच्ची कोरोना के नए अवतार से संक्रमित पाई गई है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका नहीं लगा है, इसलिए उनके संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी TIGS के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यदि टीकाकरण कवरेज को और विस्तारित किया जाता है और यदि बच्चों के लिए टीके शुरू किए जाते हैं, तो ये कोरोना से जंग में मददगार होगा। मुंबई में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए केस आए।
लेकिन इस बार खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के संक्रमितों में एक 3.5 साल की बच्ची भी है। बच्चों में ओमिक्रॉन का संक्रमण बेहद चिंताजनक है। आज ही दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक और मरीज सामने आया है। आपको बता दें कि अभी तक देश में ओमिक्रॉन की चपेट में 4 बच्चे आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ने बच्चों के लिए सलाह दी है कि बच्चों को मास्क लगाने की आदत डालनी होगी। माता पिता को स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट से ऐसे लोग भी संक्रमित हो गए हैं जो कि पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले ज्यादा संक्रमित माना जा रहा है, यानी ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वजह से बूस्टर डोज की चर्चा होने लगी है। स्टडीज में सामने आया है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर समय के साथ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, अभी इसकी कोई स्टडी नहीं है। अगर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है तो बूस्टर डोज देना होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं।